सर लॉरेंस चार अफराद के साथ एक्रीमिया से ब्लैक पागोस आने वाले चार्टर्ड बोइंग तैयारी से नीचे उतरे। वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और व्हील चेयर को एक रेलिंग के जरिए नीचे उतारा गया था। सीढ़ियों से चार और एक्रीमियन नीचे उतरे। उनके हाथों में ब्रीफ केस थे। उसी लम्हे एक तरफ खड़ी हुई एक खूबसूरत एक्रीमियन लड़की तेजी से आगे बढ़ी और व्हील चेयर के करीब पहुंचकर उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। मैं जाशी हूँ सर लॉरेंस, मुझे आपके इस्तकबाल के लिए भेजा गया है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तुम तो इंतहाई खूबसूरत लड़की हो। तुम जैसी लड़की को तो किसी लॉर्ड के महल में होना चाहिए। सर लॉरेंस ने चौंक कर इस तरह गौर से जाशी को देखते हुए कहा जैसे उसकी आंखों से एक्स रेज निकलकर जाशी के जिस्म को चेक कर रही हो। सर लॉरेंस हालांकि बूढ़ा आदमी था और फिर दोनों टांगों से माजूर भी था, लेकिन उसके बावजूद जाशी को देखकर उसकी आंखों में हवस की तेज चमक उभर आई थी। मैं आपकी मशकूर हूँ सर लॉरेंस, जाशी ने भी बड़े लाड भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे जहाज से एक बड़ा सा पैकेट निकाला गया और उसे ट्राली पर रखकर एयरपोर्ट की इमारत की तरफ ले जाया जाने लगा। जहाज से उतरने वाले चारों आदमी भी सर लॉरेंस की व्हील चेयर के करीब आकर रुक गए और जाशी को देखने लगे। जाशी वाकई ऐसी लड़की थी कि इन चारों मर्दों की आंखों में भी चमक लहराने लगी थी। कार यहीं ले आओ सर, या आप टर्मिनल तक जाएंगे? जाशी ने पूछा। तुम मेरे साथ साथ चलो जाशी, तुम्हारी खूबसूरत चाल मुझे बेहद पसंद आई है। बूढ़ा सर लॉरेंस वाकई बुरी तरह जाशी पर रेशा खत्मी हो रहा था और फिर उसने अपनी मोटर व्हील चेयर का एक बटन दबाया और व्हील चेयर खुद ब खुद चलने लगी। जाशी उसके साथ साथ चलने लगी। बूढ़े सर लॉरेंस की नजरें जाशी पर इस तरह चिपकी हुई थी जैसे लोहा मैग्नेटिस से चिमट जाता है। मुझे तसव्वुर भी ना था कि कर्नल कॉर्टो ने तुम जैसी खूबसूरत लड़की को इस हेडक्वार्टर में कैद कर रखा है। मैं उससे जवाब तलब करता हूँ, सर लॉरेंस ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा और जाशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सर, इसलिए तो उन्होंने मुझे आपके इस्तकबाल के लिए भेजा है कि आप उनसे जवाब तलबी ना करें, जाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तुम्हारी सिफारिश पर मैं उसे माफ करना एक तरफ अपनी सारी दौलत भी दे सकता हूँ, सर लॉरेंस ने कहा। उसी लम्हे वो एक बड़ी सी वैगन के करीब पहुंच गए जिसमें फ्रंट सीट की जगह खाली थी और दरवाजे के साथ व्हील चेयर समेत ऊपर पहुंचने का निजाम मौजूद था। चुनांचे व्हील चेयर एक झटके से उस रेलिंग पर चढ़ती हुई ऊपर फ्रंट सीट वाली जगह पर इस तरह एडजस्ट हो गई जैसे सर लॉरेंस बाकायदा फ्रंट सीट पर बैठे हुए हों। चारों अफराद पिछली सीटों पर बैठ गए और वो बड़ा सा पैकेट भी उस वैगन के उगबे हिस्से में लाद दिया गया। जाशी स्टीयरिंग पर बैठी और उसने वैगन को आगे बढ़ा दिया। तुम हेडक्वार्टर के अंदर रहती हो? सर लॉरेंस ने पूछा। पहले भी ना रहती थी और अब तो शायद बिल्कुल ना रहूं, जाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? सर लॉरेंस ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि आपने मुझे पसंद जो कर लिया है, अब मुझे आपके महल में रहना चाहिए, जाशी ने बड़े बेबाकाना लहजे में कहा। ओ वेरी गुड, वो तुम तो वाकई बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें जरूर अपने साथ रखूंगा। तुम मेरे महल की मलिका बनकर रहोगी, सर लॉरेंस ने खुशी से चहकते हुए कहा। लेकिन सर लॉरेंस, गुस्ताखी माफ, आप तो बूढ़े भी हैं और माजूर भी, जाशी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, तुम्हारी ये गुस्ताखी भी हमें पसंद आई है, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और ऐसी गुस्ताखी करता तो वो दूसरा सांस भी ना ले सकता। सुनो, मैं बूढ़ा और माजूर जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल जवान है, सर लॉरेंस ने सर हिलाते हुए कहा। ओ, वे ठीक है, जाशी ने सर हिलाते हुए कहा। वैगन तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। फिर वो एक ऐसी सड़क की तरफ घूम गई जो वीरान इलाकों की तरफ जाती थी। आगे जाकर सड़क जजीरे के साहिल के करीब जाकर खत्म हो गई। वहां साहिल के पास ही एक सुर्ख रंग की छोटी लेकिन जदीद तर्ज की आबदोस मौजूद थी। जाशी ने वैगन रोकी और फिर नीचे उतर आई। अलबत्ता उसने डैशबोर्ड पर लगा हुआ वो बटन दबा दिया था जिससे व्हील चेयर नीचे उतरने का सिस्टम खुल जाता था और सर लॉरेंस व्हील चेयर चलाते हुए वैगन से नीचे उतर आए। उनके चारों साथी भी नीचे उतरे। उसी लम्हे आबदोस से 3 अफराद बाहर निकले और फिर वो साहिल पर चढ़कर तेजी से वैगन के करीब पहुंच गए। उन्होंने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सर लॉरेंस को सलाम किया और फिर वैगन में पड़ा हुआ वो बड़ा सा पैकेट उठाकर वो आबदोस में ले गए। जाशी व्हील चेयर के साथ चलती हुई आबदोस के करीब आई और फिर उसने उन तीनों अफराद को इशारा किया तो उन्होंने 2 तख्ते साहिल और आबदोस के खुले हिस्से के दरमियान जमा दिए। इस तरह सर लॉरेंस की व्हील चेयर आसानी से आबदोस पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद सर लॉरेंस आबदोस के एक बड़े से हिस्से में मौजूद थे जबकि आबदोस तेजी से नीचे पानी में उतरती जा रही थी। वो चारों अफराद जो मुसलसल खामोश थे एक तरफ रखी हुई कुर्सियों पर उसी तरह खामोशी से बैठ गए थे, जबकि जाशी सर लॉरेंस के साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठी थी। सर लॉरेंस, हेडक्वार्टर बाल बाल बचा है, जाशी ने कहा। ओ, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, सर लॉरेंस ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा।
आपको कर्नल कॉर्डो ने कॉल करके यही बताया था कि इमरान और उसके साथियों को T-11 रेस फायर करके खत्म कर दिया गया है और फिर उनकी लाशों को हेडक्वार्टर मंगवाया गया है और कंप्यूटर ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। जाशी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, हाँ, तो क्या ये गलत है? सर लॉरेंस का लहजा हैरत की वजह से खासा बिगड़ गया था। नहीं, गलत तो ना था, लेकिन वो लाशें जिंदा थी और फिर उन्होंने फर्स्ट हॉल पर कब्जा करके वहां के इंचार्ज करामन का खात्मा कर दिया और कोई रेस इस्तेमाल करके हेडक्वार्टर की तमाम फायरिंग मशीनरी जाम कर दी। लेकिन मशीन रूम के इंचार्ज मार्क ने उनको चेक कर लिया और फिर उन्हें फर्स्ट हॉल में ही मफलूज कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही फर्स्ट हॉल का सारा सिस्टम भी जाम हो गया। इस तरह उन लोगों को मारा ना जा सकता था। चुनांचे मार्क ने बैरूनी दरवाजे के करीब एक ताकतवर वायरलेस बम रख दिया ताकि दुरुस्त होने के बाद जैसे ये लोग उस दरवाजे से निकले वो बम फायर करके उनके पुरखच्चे उड़ा दे। चुनांचे ऐसा ही किया गया। बम फायर तो हुआ लेकिन ये लोग साफ बच गए क्योंकि उस अली इमरान ने वो बम उठाकर। दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अंदर फर्स्ट फ्लोर में फेंक दिया और खुद अपने साथियों समेत फर्श पर इस तरह लेट गया जैसे खत्म हो गया हो। मार्क और कर्नल कॉर्डो दोनों मुतमईन हो गए कि ये हलाक हो गए हैं। चुनांचे कर्नल कॉर्डो मार्क को हुक्म देकर अपने दफ्तर में चले गए कि उनकी लाशें उनके दफ्तर में भिजवा दी जाए। मार्क ने सेकंड फ्लोर से 6 मुसल्लह अफराद उनकी लाशें उठवाने के लिए भेजे, लेकिन उस इमरान ने उन 6 अफराद को गोलियों से भून डाला और उनकी मशीन गनों पर उसके साथियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद ये लिफ्ट में सवार होकर थर्ड फ्लोर पर गए और वहां वो मशीन रूम में घुस गए जहां मार्क अकेला मौजूद था। वो मुतमईन था कि इमरान और उसके साथी मर चुके हैं, लेकिन इमरान उसके सर पर पहुंच गया और फिर उसने मार्क को मार डाला। उस वक्त कर्नल कॉर्डो ने इंटरकॉम पर मार्क से पूछा कि लाशें उसके दफ्तर में अब तक क्यों नहीं पहुंची, तो उस अली इमरान ने इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर मार्क की आवाज और लहजे की नकल करते हुए कर्नल कॉर्डो को बताया कि लाशें मशीन रूम में पहुंच गई हैं, लेकिन वो असल अली इमरान और उसके साथी नहीं है, वो मेकअप में कोई दूसरे लोग हैं। और तस्दीक करने के लिए कर्नल कॉर्डो को बुलाया। कर्नल कॉर्डो उसके झांसे में आ गए और वो मशीन रूम में दौड़ते हुए आए। वहां इमरान और उसके साथी पहले से छुपे हुए थे। इमरान ने कर्नल कॉर्डो को बेबस कर लिया और फिर उसने कर्नल कॉर्डो को उसकी बेल्ट से बांध दिया। बाकी साथियों को उसने दूसरे लोगों को मारने के लिए भिजवा दिया और खुद उसने कर्नल कॉर्डो के चेहरे पर, जो मशीन गन की जर्ब से बेहोश हो चुके थे, पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जाशी एक ही सांस में बोलती चली गई और सर लॉरेंस मुंह खोले हैरत से उसकी रिपोर्ट सुन रहे थे। उनकी हालत उस बच्चे जैसी थी जिसे अलिफ लैला की कोई इंतहाई हैरत अंगेज कहानी सुनाई जा रही हो। ओ, फिर तुम रुक क्यों गई? सर लॉरेंस ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। उनकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। फिर मुझसे ज्यादा बर्दाश्त ना हो सका और मैं हरकत में आ गई और पहले इमरान के साथियों को अचानक मशीन गन चलाकर मार डाला और फिर मशीन रूम में आकर मैंने उस अली इमरान का जिस्म भी गोलियों से चलनी कर दिया और कर्नल कॉर्डो को आजाद करा दिया। जाशी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, क्या मतलब? तुम वहां कैसे पहुंच गई? क्या मतलब? सर लॉरेंस ने बुरी तरह गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा, इसलिए कि मैं शुरू से इमरान और उसके साथियों के साथ थी। उन्हीं के साथ ही लाश बनकर जजीरे में गई थी और फिर उन्हीं के साथ रही। लेकिन जब मैंने देखा कि अब अगर मैं हरकत में ना आई तो ये मुसलमान यहूदियों के उस अजीम हेडक्वार्टर पर कब्जा करके उसको तबाह कर देंगे, तो मजबूरन मुझे हरकत में आना पड़ा। जाशी ने सर हिलाते हुए कहा, ओ, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है कि अली इमरान जैसा शातिर आदमी तुम्हें साथ ले जाए? सर लॉरेंस की आंखें इंतहाई हैरत की वजह से उबलकर तकरीबन हलकों से बाहर आ गई थी। इमरान और उसके साथी एक्रेमियन मेकअप में मेरे पास पहुंचे क्योंकि इमरान के एक दोस्त ने नाराक में उसे ब्लैक पागोस के लिए मेरी टिप दी थी। मेरा उससे बिजनेस लिंक था। मुझे ये इल्म ना था कि ये लोग मुसलमान हैं और वाटर पावर के हेडक्वार्टर को तबाह करने आए हैं। मैंने यहाँ अपने आप को ईसाई मशहूर कर रखा हुआ था क्योंकि मेरे बिजनेस पर यहूदी जाहिर करने से असर पड़ता था। बहरहाल मुझे खुद इस बात का इल्म ना था कि यहाँ यहूदियों की मुकद्दस तंजीम वाटर पावर का हेडक्वार्टर मौजूद है। बहरहाल जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी मुझको कुछ न बताया। फिर इमरान के साथियों को यहाँ के एक और यहूदी बदमाश किंग डॉग ने अगवा कर लिया। इमरान को जब इस बात का पता चला तो वो मेरे पास मौजूद था। चूंकि उस किंग डॉग से मेरी भी कारोबारी रकाबत थी, इसलिए मैं भी इमरान के साथ हो गई। फिर किंग डॉग को भी मार डाला गया।
और उस गुडमैन से जब उस इमरान ने वाटर पावर के हेडक्वार्टर के सिलसिले में पूछगछ की तो उसके अंदर बम फटा और वह हलाक हो गया। मैं पहली बार वाटर पावर के हेडक्वार्टर की बात सुनकर चौंकी थी। बहरहाल उस इमरान ने गुडमैन की बीवी पाडला को अगवा कराया। वो भी गुडमैन के साथ ही हेडक्वार्टर में रहती थी। उस इमरान ने किसी माहिर सर्जन की तरह उसकी पुश्त का ऑपरेशन करके उसमें से बम निकाल लिया। उससे उसे ये भी पता चल गया कि उसके अंदर टेलीव्यू निज़ाम भी फिट है। पाडला से उसने हेडक्वार्टर की पूरी तफसीलात मालूम कर ली। मैं चूंकि उसके साथ थी इसलिए मुझे भी सारी तफसीलात का पूरी तरह इल्म हो गया। फिर उस शातिर इमरान ने पाडला से हासिल शुदा मालूमात की बिना पर हैरत अंगेज मंसूबा बनाया। उसका मंसूबा सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये लोग लाजमन हेडक्वार्टर में दाखिल होकर उस पर कब्जा करेंगे। उस इमरान ने नाराक में अपने किसी आदमी को फ़ोन करके उससे खुसूसी सामान मंगवाया जिसमें साइंसी सामान भी था और एक ऐसा पिस्टल भी था जिसमें से निकलने वाली रेस एटॉमिक बैटरियों से चलने वाली मशीनरी को जाम कर देती हैं। उसे पाडला से मालूम हो गया था कि समंदर के रास्ते जाने वालों पर T-11 रेस बम फायर किया जाता है। इमरान ने उसका तोड़ करने के लिए चक्स 30 नाम के मादे के इंजेक्शन मंगवाए। मैं चूंकि यहूदी हूँ इसलिए मैंने हेडक्वार्टर बचाने का फैसला कर लिया और साथ जाने की जिद की, मगर इमरान ने सख्ती से मना कर दिया। वो किसी कीमत पर मुझे साथ न ले जाना चाहता था। मैंने खुदकुशी की धमकी दी तो उसने परवाह न की। वो सख्त जालिम और कठोर दिल आदमी है। उस पर मैंने उसके एक साथी तनवीर को ताड़ लिया। मखसूस निस्वानी हिस्स की वजह से मुझे मालूम हो गया कि तनवीर आशिक टाइप आदमी है। चुनांचे मैंने खुल्लम खुल्ला उस पर डोरे डाले। उसकी सिफारिश पर इमरान मुझे साथ ले जाने पर राजी हो गया। मुख्तसर ये कि मैं मुर्दा बनकर उनके साथ अंदर पहुंच गई और बात की कहानी मैंने आपको पहले ही सुना दी है। जाशी ने कहा, ओ इंतहाई हैरत अंगेज, तुमने कमाल कर दिया जाशी। तुम तो पूजे जाने के काबिल हो। इमरान और उसके साथियों की असल कातिल तो तुम हो। तुमने पूरी दुनिया के यहूदियों पर एहसान अजीम किया है, वरना वो कर्नल कॉटरो तो मार खा गया था। और अगर तुम ना होती तो जिस तरह उस शैतान इमरान ने यहूदियों के अजीम मिशन ग्रेट बॉल को तबाह कर दिया था, इस तरह वो वाटर पावर के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देता। और अगर ये हेडक्वार्टर तबाह हो जाता तो पूरी दुनिया के यहूदियों की कमर टूट जाती और यहूदियों की अजीम सल्तनत का ख्वाब फिर कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सकता। तुम यहूदियों की हीरोइन हो। अब तमगा यहूदा तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी तस्वीर हर यहूदी के घर में मुकद्दस देवी की तरह लटकी रहेगी। सर लॉरेंस ने बड़ी अकीदत भरी नजरों से जाशी की तरफ देखते हुए कहा, ओ ऐसी कोई बात नहीं सर लॉरेंस, मैंने ये काम एक मुकद्दस मिशन के तौर पर किया है, वरना ये अली इमरान और उसके साथी बहैसियत इंसान बहुत अच्छे और काबिल लोग थे। जाशी ने मुस्कुराते हुए कहा और सर लॉरेंस ने कुछ कहने की बजाय सिर्फ होंठ भींच लिए। उसी लम्हे आबदोस एक झटके से साकिन हो गई और जाशी उठ खड़ी हुई। हम हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं सर लॉरेंस, जाशी ने कहा और सर लॉरेंस ने सर हिला दिया। वो 4 एग्रीमी भी उठ खड़े हुए जो सर लॉरेंस के साथ आए थे। उसी लम्हे आबदोस के अमले के वो 3 अफराद भी आ गए जो सर लॉरेंस को साथ लेकर आए थे। फिर जाशी की रहनुमाई में सर लॉरेंस व्हील चेयर चलाते हुए आबदोस के एक खुसूसी दरवाजे से निकलकर हेडक्वार्टर की राहदारी में आए। वो चारों एग्रीमी और जाशी उनके साथ थी और आबदोस के अमले के अफराद भी उनमें से एक ने वो पैकेट उठाया हुआ था जो सर लॉरेंस साथ लाए थे। कर्नल कॉटरो ने मुस्कुराते हुए एक बड़े से हॉल कमरे में सर लॉरेंस का इस्तकबाल किया। यह हॉल कमरा खासा वसी व अरीज था, लेकिन इसमें कोई मशीनरी वगैरह मुनसब न थी। हॉल के दरमियान में 4 मर्दों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें से सिर्फ एक लाश जो अली इमरान की थी का चेहरा साफ था, जबकि बाकी लाशों के चेहरे कटे पटे और मसक हो चुके थे। उनके जिस्म मशीन गन की गोलियों से छलनी हो रहे थे। यह है जनाब वो अली इमरान जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में थी और जो मादाम जाशी की वजह से मौत का शिकार हो गया, वरना शायद ऐसा मुमकिन ही ना था। कर्नल कॉटरो ने बड़े मौदबाना अंदाज में फर्श पर बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बने पड़े अली इमरान की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर लॉरेंस अपनी व्हीलचेयर उसके करीब ले गए। वो गौर से अली इमरान की लाश का चेहरा देखते रहे। फिर वो पीछे खड़े हुए एक एग्रीमी से मुखातिब हुए। जॉनसन, सर लॉरेंस ने तहकुमाना लहजे में उस एग्रीमी से मुखातिब होकर कहा। यस सर, उस एग्रीमी नौजवान ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। अब मुझे किसी बात पर मुकम्मल यकीन नहीं आ रहा। इस लाश का चेहरा चेक करो, ये कहीं मेकअप में तो नहीं है। सर लॉरेंस ने तहकुमाना लहजे में कहा और अली इमरान की लाश की तरफ इशारा किया। यस सर, जॉनसन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और उस पैकेट की तरफ मुड़ गया जो वो साथ लाए थे। उसने पैकेट खोला और उसमें से एक छोटी सी मशीन निकालकर उसने फर्श पर रखी और फिर उसके साथ मुंसलिक एक कंटो उसने अली इमरान की लाश के चेहरे पर चढ़ा दिया।
उसके साथ ही बैटरी से चलने वाली उस मशीन के बटन ऑन कर दिए। अली इमरान का चेहरा उस कॉन्टोप में मुकम्मल तौर पर छुप गया था। मशीन चलती रही। चंद लम्हों बाद जॉनसन ने मशीन ऑफ की और कंटोप को हटाया। सर लॉरेंस के चेहरे पर बेपनाह तजस्सुस था, जैसे न जाने कंटोप हटने के बाद क्या होगा। लेकिन कंटोप हटने के बाद अली इमरान का ही चेहरा सामने आ गया। ये मेकअप में नहीं है सर, असली चेहरा है, जॉनसन ने मशीन समेटते हुए कहा। ओह बहुत खूब, अब मुझे तसल्ली हो गई है। गुड शो। अब तुम इसको आर्जी तौर पर हनूत करने का अमल शुरू करो, क्योंकि मैंने वाटर पावर के तमाम डायरेक्टरान को ये अहम तरीन इत्तला दे दी है और वो सब अली इमरान की लाश देखने के लिए इंतहाई बेचैन हैं। वो सब नाराक में इकट्ठे होकर मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सर लॉरेंस ने कहा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन सबको यहाँ ब्लैक पागोस में हेडक्वार्टर की तरफ से दावत दे दें। यहाँ मादाम जाशी की शानदार रिहायशी इमारत मौजूद है। यहाँ उनके सामने अली इमरान और उसके साथियों की नुमाइश भी हो जाएगी और मादाम जाशी के इस अजीम कारनामे की मुकम्मल रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। उसके बाद मैं इन्हें हेडक्वार्टर की भी सैर करा दूंगा ताकि उन सबको मालूम हो सके कि वाटर पावर नाकाबिल तस्कीर है। कर्नल कॉर्टो ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। हाँ, ऐसा हो तो सकता है। ठीक है, अब अली इमरान के खात्मे के बाद हेडक्वार्टर को इस कदर खुफिया रखने की ज़रूरत भी नहीं रही। हेडक्वार्टर को देखने के बाद वो मेरे नए मंसूबे ग्रेट फॉल की यकीनन मंजूरी भी दे देंगे और उस पर फौरी काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन सब ने इस अजीम मंसूबे की मंजूरी अली इमरान की मौत की यकीन दहानी से मशरूत कर दी है। सर लॉरेंस ने सर हिलाते हुए कहा। कौन सा मंसूबा सर? कर्नल कॉर्टरो और मादाम जाशी ने बैक वक्त तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। ग्रेट बॉल की तबाही के बाद मैंने ग्रेट फॉल के नाम से एक नया मंसूबा बनाया है, जिसके तहत पहले मरहले में मुसलमानों के इंतहाई मुकद्दस मकामात को यहाँ हेडक्वार्टर से इंतहाई खुफिया तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने एलेक्स मिसाइलों का एक गाइडेड निज़ाम कायम करने की मनसूबाबंदी की है। ये एलेक्स मिसाइल एक खुसूसी सैटेलाइट के जरिए खला में पहुँचाए जाएंगे और उन्हें गाइड यहाँ हेडक्वार्टर से किया जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर मुसलमानों के इन मुकद्दस तरीन मकामात से बहुत दूर है। इस तरह किसी को शक भी ना पड़ेगा कि ये तबाही कैसे वजूद में आई। सैटेलाइट को इन मुकद्दस मकामात के ऊपर ले आकर यहाँ हेडक्वार्टर से फायर किया जाएगा और इस मंसूबे के तहत एलेक्स मिसाइल फायर होने के साथ ही ये सैटेलाइट भी तबाह हो जाएगा और मिसाइल अपने निशानों पर आकर इन मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। इस तरह मुसलमानों के बड़े बड़े साइंसदान और उनकी हमदर्द सुपर पावर ख़ासतौर पर शुगरान के साइंसदान तक कभी ये मालूम ना कर सकेंगे कि इन मुकद्दस मकामात की तबाही कैसे हुई। लेकिन हमें मालूम है कि इन मुकद्दस मकामात की तबाही से पूरी दुनिया के मुसलमानों की कमर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। बोर्ड को अगर खतरा था तो सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इस अली इमरान से, लेकिन इनकी मौत के बाद ये खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और अब हम इत्मीनान से मुसलमानों के खिलाफ हर किस्म की तबाहकुन कार्रवाई कर सकते हैं। सर लॉरेंस ने जवाब दिया।